दोस्तों 2017 में नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, जापान और चाइना में लगभग 5.1 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक फील किया गया। इस अर्थक्वेक में कई लोग मारे गए और कई बिल्डिंग्स को नुकसान पहुंचा। इस पर जब एक्सपर्ट्स ने रिसर्च की तो पता ये चला कि ये एक मैन मेड अर्थक्वेक था, जो कि नॉर्थ कोरिया की जानिब से हाइड्रोजन बॉम्ब की टेस्टिंग के नतीजे में प्रोड्यूस हुआ। The magnitude of a 5.3 earthquake. That's not scary enough. State TV boasting that Pyongyang now could put an atomic warhead on a ballistic missile. इस हाइड्रोजन बॉम्ब की पावर 50 किलो टन थी, जो कि हिरोशिमा और नागासाकी के मुकाबले में 3 गुना ज्यादा थी। नॉर्थ कोरिया 2006 से अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा है, जिस पर उसे कई सैंक्शंस का सामना है। नॉर्थ कोरिया को दुनिया की एग्रेसिव स्टेट के लिए भी जाना जाता है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया में हर वक्त लोकल पॉपुलेशन को वार कंडीशंस बताई जाती हैं। यही वो प्रोपेगेंडा है जिसकी वजह से नॉर्थ कोरिया अपनी 33% से ज्यादा की इनकम न्यूक्लियर वेपन्स पर खर्च करता है। किम जोंग यून ने साउथ कोरिया को अपना सबसे बड़ा दुश्मन डिक्लेयर किया था। किम ने दुनिया को खबरदार किया है कि न्यूक्लियर बॉम्ब का बटन मेरे टेबल पर होता है। 타격 사정권 안에 있으며 핵 단추가 내 사무실 책상 위에 항상 놓여 있다는 것. यही वजह है कि दुनिया इस डिक्टेटर के साथ किसी भी तरह के एग्रीमेंट से डरती है। नॉर्थ कोरिया के पास दुनिया की सबसे बड़ी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल हवासंग-17 मौजूद है, जो कि एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक इजीली मार कर सकती है। नॉर्थ कोरिया के पास ऐसी 80+ बैलिस्टिक मिसाइल्स मौजूद हैं। 2019 में नॉर्थ कोरिया ने लगभग $650 मिलियन अपने न्यूक्लियर वेपन्स पर खर्च किए, यानी कि एक ऐसा देश जिसकी 60% से ज्यादा की पॉपुलेशन बिलो द पॉवर्टी लाइन जिंदगी गुजार रही है। नॉर्थ कोरिया को एशिया का सबसे गरीब देश माना जाता है। नॉर्थ कोरिया में मंथली सैलरी दुनिया में सबसे कम है, यानी कि सिर्फ 5,000 से 10,000 वॉन, जो कि लगभग $1 से $3 बनते हैं। लेकिन किम जोंग यून का नेटवर्थ $5 बिलियन से ज्यादा है। जी हां दोस्तों, किम को दुनिया का दूसरा अमीर तरीन लीडर माना जाता है। नॉर्थ कोरिया की टोटल इनकम साउथ कोरिया की टोटल इनकम का 2% बनती है, जिसमें से 25 से 40% नॉर्थ कोरियन गवर्नमेंट अपनी मिलिट्री पर खर्च कर देती है। 2024 में नॉर्थ कोरिया का जीडीपी रैंक 215 था, जबकि साउथ कोरिया का 36। नॉर्थ कोरिया का जीडीपी हर साल 4% डिक्रीज होता है, और यह सारा पैसा वहां की मिलिट्री पर खर्च होता है। 2021 में नॉर्थ कोरिया का जीडीपी 35.9 ट्रिलियन वॉन था, जबकि साउथ कोरिया का 271 ट्रिलियन वॉन था, यानी कि साउथ कोरियन जीडीपी 57 टाइम्स नॉर्थ कोरियन जीडीपी से ज्यादा है। किम के लिए लोगों को मौत की सजा देना एक सिंपल सा काम है। यहां लोगों को फांसी देने के लिए एक स्नाइपर स्क्वाड आता है, और वो चंद ही मिनटों में गोलियों से मुजरिम को मौत के घाट उतार देता है। ह्यूमन राइट वायलेशन में नॉर्थ कोरिया का पहला नंबर है। ह्यूमन राइट वायलेशंस और न्यूक्लियर वेपन्स के बेजा इस्तेमाल की वजह से दुनिया ने नॉर्थ कोरिया पर कई तरह की सैंक्शंस लगा रखी हैं। लेकिन किम जोंग यून मुसलसल इन सैंक्शंस को तोड़ रहा है। यही वजह है कि दुनिया नॉर्थ कोरिया के साथ किसी भी किस्म की इंपोर्ट या एक्सपोर्ट नहीं करती। नॉर्थ कोरिया को दुनिया का सबसे आइसोलेटेड कंट्री माना जाता है, जिसका बाहर की दुनिया से कोई ताल्लुक नहीं है। वर्ल्ड वॉर 2 में जापान की हार के बाद अगस्त 1945 में कोरिया को जापान से आजादी मिली। लेकिन अब यहां एक और मसला था, और वो था कोरियन पेनिनसुला के नॉर्थ और साउथ पार्ट की डिवीजन्स का। उस वक्त कोरिया के नॉर्थ पार्ट में सोवियत यूनियन का इन्फ्लुएंस था, जबकि साउथ में अमेरिका और यूके का। दिसंबर 1945 में दोनों कंट्रीज को एक टेम्परेरी अरेंजमेंट के तहत 2 हिस्सों में तकसीम किया गया। इस सारे की सुपरविजन सोवियत यूनियन और अमेरिका कर रहा था। इस सारे सिस्टम को इंटरनेशनल ट्रस्टीशिप कहा जाता है, जिसके तहत किसी ट्रस्ट वाले देश को गवाह बनाकर जंग वाले इलाकों को उस वक्त तक के लिए तकसीम किया जाता है, जब तक कि वहां के लोग अपने फ्यूचर का खुद कोई फैसला ना कर लें। नॉर्थ कोरिया की जानिब से मुसलसल इसकी खिलाफ वर्जी की जा रही थी। 1945 से 1950 तक यूं ही चलता रहा। 25 जून 1950
नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया पर एक बार फिर हमला कर दिया। यहां एक जबरदस्त जंग छिड़ गई। इस वॉर को कोरियन वॉर कहा जाता है। इस जंग में लगभग 25 लाख पीपल्स की डेथ हुई। लगभग 3 साल तक जारी रहने वाली इस जंग में 1953 में यूनाइटेड नेशन की कमांड के अंडर नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के दरमियान एक आर्मिस्टिस ट्रीटी साइन किया गया। यह ट्रीटी कोई पीस ट्रीटी नहीं था। अब की बार दोनों देशों को डीमिलिटराइज्ड जोन के तहत डिवाइड किया गया। यह हिस्सा लगभग 250 किलोमीटर लंबा और 4 किलोमीटर तक चौड़ा है। दोस्तों, डीमिलिटराइज्ड जोन उस एरिया को कहा जाता है जिसमें दो स्टेट्स के दरमियान एक एग्रीमेंट साइन किया जाता है, जिसके तहत उस एरिया में दोनों कंट्रीज की तरफ से किसी भी तरह की मिलिट्री एक्टिविटीज, इक्विपमेंट इंस्टॉलेशन और वेपन के इस्तेमाल पर पाबंदी होगी। नॉर्थ कोरिया का असल टारगेट जापान और साउथ कोरिया है, जिन्हें वो अपना दुश्मन समझता है। रशिया और नॉर्थ कोरिया को एक दूसरे का दोस्त समझा जाता है। ये दोनों देश एक दूसरे को वेपन्स भी सप्लाई करते हैं। यूक्रेनियन ऑफिशियल्स का यह कहना है कि रशिया यूक्रेन वॉर में नॉर्थ कोरियन वेपन्स को यूज किया गया। ऑफिशियल्स के मुताबिक नॉर्थ कोरियन आर्टिलरी शेल्स और मिसाइल्स को इस वॉर में यूज किया गया, जिसको यूनाइटेड नेशन ने कंफर्म भी कर लिया।